घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हमारे साथ मौजूद है मिसेस अर्पिता जोशी, जो एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी जिन्हें आप कह सकते हैं। मैम सोशल वर्कर भी हैं। तो आज हम मैम से जानेंगे उनके करियर के बारे में, साथ ही कोविड के बारे में भी जानेंगे कि मैम ने इस वक्त क्या किया। और मैम के कई सारे कंसेप्ट हैं, पिंक सूटकेस करके है, सफ़र करके है, तो इन सब के बारे में हम मैम से जानेंगे कि क्या है और किस तरह से काम करते हैं। मैम स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं यही क्वेश्चन करूँगी कि किस तरह से आपने अपने करियर की शुरुआत की, किस तरह से एजुकेशन आपने कंप्लीट किया, फिर आप प्रोफेशनल वे में किस तरह से आई। और आपके बारे में एक और बात सुनी है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने ख़ानदान की इकलौती लड़की रही हूँ। तो मेरे घर में मुझे ऐसा रहा है कि कॉटन बॉल की तरह रखा हुआ है। तो हमेशा ये रहा कि ये इकलौती लड़की है, मेरा भाई भी है पर इकलौती लड़की है तो इसको अच्छे से पढ़ाना है, लिखाना है। और जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मुझे थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि बचपन से ये ख्याल था कि मुझे पॉकेट मनी लेने में शर्म आती थी। तो मैंने अपनी जॉब की शुरुआत तब से ही कर ली कि हाँ थोड़ा थोड़ा मैं तब से कमाने लग गई। फिर शादी हो गई। शादी भी मेरी इसी बेसिस पे हुई कि मेरे हस्बैंड को थोड़ी आउटस्पोकन और जो कटोरी से लेके कार तक एक एक चीज़ संभाले ऐसी कोई वाइफ चाहिए थी। फिर धीरे 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 थोड़ा आप घर में उलझते गए और बच्चे हुए। पर मुझे अचानक से ऐसा हुआ कि एक दिन कि खाली नहीं बैठना है मुझे, तो मुझे पढ़ाई करनी है। तो मैंने CFA US CFA करके, पहले ICFAI होता था, इंडियन CFA होता था, फिर बाद में US CFA का कोर्स होने लगा तो मैंने उसके लिए एनरोल किया। जब मैं वो पढ़ रही थी तो मैं डेली 4 घंटे देना, 8 घंटे देना मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा होता था कि कियोटिक हो जाता था। बच्चे भी हैं, घर भी है। तो उसका लेवल 1 क्लियर करने के बाद में मैंने सोचा कि अब एक वैकेशन पे जाती हूँ। और पहले हम ट्रैवल करते थे तो हस्बैंड के साथ में और बच्चे भी होते थे साथ में। तो मैंने हस्बैंड से बहुत पीछे पड़ के कहा कि मुझे आप कहीं घुमाने ले चलो, कहीं घुमाने ले चलो। पर सिंस उनका रेस्टोरेंट है, काफ़ी बिजी रहते हैं वो, तो उन्होंने कहा तुम अकेले चले जाओ। मेरे लिए ऐसा था कि ये क्या बोल रहे हैं। मैंने अपने आप को 2-3 बार ऐसे पिंच किया कंफर्म करने के लिए। तो जब उन्होंने कहा अकेले चले जाओ तो मैंने कहा अकेले जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, हरिद्वार जाऊँ? तो बोले नहीं, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो। तो मैंने कहा मुझे गोवा जाना है। तो उन्होंने मुझे जाने दिया। उन्होंने कहा ठीक है तुम चले जाओ। और उस समय मानसून था और गोवा को मानसून में एक्सप्लोर करना मेरे लिए एक अनदर ब्लेस थी। एक ब्लेसिंग थी कि जैसे भगवान ने आके आशीर्वाद दिया हो कि गोवा में हूँ और सोलो हूँ। गोवा घूमने के टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि ट्रैवलिंग मेरे सोल में है। जब मैं घूम रही हूँ, जब मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, लोकल कल्चर देख रही हूँ, लोकल प्लेसेस एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो मैं और कॉन्फिडेंट होती जा रही हूँ, रीजनरेट होती जा रही हूँ। और इंडिपेंडेंट तो खैर मैं शुरू से थी, बिकॉज घर में ऐसा कभी कोई रोक टोक नहीं थी शादी के पहले। तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये ट्रैवलिंग का मैं मेरा स्टार्ट करती हूँ। पिंक सूटकेस मतलब सिर्फ वुमेन ट्रैवलिंग इसलिए क्योंकि ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो निकलना तो चाहती हैं घर से बाहर, लेकिन एक अच्छा ग्रुप देखना चाहती हैं। तो मेरी एजुकेशन जो स्टार्ट होते होते दोबारा से अपनी लाइफ को वो सेकेंड इनिंग में एजुकेशन स्टार्ट करने के बाद में जो ये अचानक से पिंक सूटकेस का हुआ, तो मैंने CFA सेकेंड लेवल तो छोड़ा और पिंक सूटकेस में स्टार्ट कर दी। और मोटिवेशनल स्पीकर की बात है कि वो बचपन से ही ना थोड़ा सा ऐसा शौक रहा है कि लोगों को मोटिवेट करती रहूँ, पॉजिटिव बातें बोलूँ। क्योंकि मैंने सीखा है, जाना है, मेरी दादी मुझे हमेशा कहती थी जो हम बोलते हैं ना, जब भी हम बोलते हैं तो हमारे ज़बान पे सरस्वती वास करती है। तो जब भी बोलो अच्छा बोलो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेस्ड रहते हैं, जिनको इंसोम्निया होता है। और एक नेचुरल आप वो समझ लीजिए कि मेरे पास में ऐसा होता है कि लोग कन्फेस करने आते हैं, अपनी बातें शेयर करने आते हैं, चाहे मैं ट्रिप में उनके साथ हूँ या नॉर्मल मेरी फ्रेंडशिप है। तो मुझे जब मैं उन लोगों को कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलती हूँ या मोटिवेट करती हूँ तो मैं सेल्फ मोटिवेट भी होती हूँ। तो ये धीरे धीरे प्रोफेशन में आ गया। तो एक डिग्री कॉलेज से मुझे ऑफर आता है, एज ए गेस्ट गई थी, तो वहाँ सडनली उन लोगों ने माइक पकड़ा दिया और मैंने मोटिवेशन स्पीच देनी चालू कर दी। बस वहाँ से शुरू हो गया कि जब सब बच्चों ने सुना, स्टूडेंट्स ने सुना और काफ़ी मुझे वहाँ से प्रेज़ मिला, तो तब से मेरा ये मोटिवेशनल स्पीकर का सिलसिला चालू हो गया। आपकी लाइफ के बेस्ट अवार्ड और अचीवमेंट कौन से रहे हैं? बेस्ट अवार्ड और अचीवमेंट, एक फ़ीमेल के लिए बेस्ट अचीवमेंट तो उसके बच्चे होते हैं। उसके बच्चे अच्छे से पढ़ ले, अच्छे संस्कार सीख ले। एक फीमेल के लिए उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बट बेस्ट अवार्ड और अचीवमेंट तो मैं कहूँगी येट टू कम, अभी आया नहीं है वो। मैं हमेशा ओपन रहती हूँ रिसीव करने के लिए।
जब भी कुछ अच्छा हो रहा है ना, मैं बस ओपन रहती हूँ, आई एम ओपन टू रिसीव एवरीथिंग। तो अभी तक तो नहीं आया, बट हाँ, हर एक सक्सेसफुल इवेंट मेरे लिए एक अचीवमेंट है। ओके। पिंक सूटकेस नाम का आपका जो हम्म। कंसेप्ट है, तो किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, किस मोटिव के साथ आपने इसको स्टार्ट किया था? हाँ, जैसे मैंने आपको बीच में पहले ही क्वेश्चन में मैंने पिंक सूटकेस का जवाब दे दिया। जी। तो वो यही था कि जब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी अपनी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, मुझे एक ब्रेक चाहिए था और मैं कहीं जा नहीं पा रही थी, तब मैंने एक सोलो ट्रिप किया था अपने हस्बैंड से पूछकर। मतलब उन्होंने ही बोला था, कि उन्होंने पुश किया था कि तुम जाओ। तो तब मैं जब पिंक सूटकेस का वो तब तो पिंक सूटकेस नाम भी नहीं था, तब ऐसा कुछ भी नहीं था कि ऐसे कोई कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगी। जब मैं वहाँ घूमी हूँ, मैंने जाना है, तो मैंने एक चीज़ सबसे ज़्यादा जानी है कि कोई भी फीमेल ऐसे ही रैंडमली नहीं निकल सकती। हमेशा उनको अपने घर की परमिशन, शादी से पहले अपने पेरेंट्स की परमिशन, शादी के बाद में अपने हस्बैंड की परमिशन, और अकेले जाना तो एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो पिंक सूटकेस इस मोटिव से स्टार्ट हुआ है कि एक एलीट क्लास ग्रुप रहेगा, जिसमें किसी भी घर के मेल मेंबर या इन लॉज उसमें जाने से कहेंगे कि हाँ, इस ग्रुप में तुम जाओ, ये ग्रुप बहुत अच्छा है, इस ग्रुप में जाओ। इसलिए मैंने हमेशा अपने ग्रुप में भले ही क्वांटिटी कम हो, पर क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया है। और पिंक सूटकेस का मोटिव और अर्निंग यही है, जब वो ट्रिप के बाद एक हैप्पी फेस देखती हूँ मैं सबके चेहरे पे, तो वो मेरी अर्निंग होती है। और पिंक सूटकेस का ये है कि एनी काइंड ऑफ ट्रिप, यू नो, पिंक सिग्निफाइज फीमेल एंड सूटकेस सिग्निफाइज ट्रैवलिंग। तो इसलिए वो नाम अचानक से पड़ा और अचानक से शुरू हो गया। समझ लो कि मैजिक में कोई लॉजिक नहीं होता, वही हुआ है मेरे साथ में। ओके। इसके अलावा एक और कंसेप्ट है आपका सफ़र नाम का, तो ये किस तरह से वर्क करता है और कब से इसकी स्टार्टिंग हुई है? सफ़र की शुरुआत पिंक सूटकेस के बाद ही हुई। 3 साल हो गए हैं सफ़र को। सफ़र मेनली ये था कि सोशल वर्क तो ठीक है, एक डिफरेंट है, लेकिन सोशल अवेयरनेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी ये है, जो मैंने सफ़र स्टार्ट किया था उसके पीछे ये है कि सब कुछ अपनी लाइफ में मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ था भी, ऐसा नहीं है, कोई कमी नहीं थी। एक ब्यूटीफुल फैमिली, फिनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग हूँ, पर ये रहा कि मैं फिर भी डिप्रेशन में थी। मतलब 2016 के मुझे अच्छे से याद है, करवा चौथ का दिन था, मैंने अपने हस्बैंड को कहा था, नाउ आई नीड टू विजिट अ साइकियाट्रिस्ट। तो जब सब कुछ होते हुए भी मैं उस डिप्रेशन में जूझ रही थी, तो मैं जब डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा, आप एंजाइटी के पेशेंट नहीं हो, आप डिप्रेशन पेशेंट हो। तो जब वो मैंने दवाइयाँ ली, दवाइयों लेने के बाद भी मुझे नींद नहीं आई, और हमेशा मैं सोचती थी समथिंग इज रनिंग इनसाइड मी, यू नो, समथिंग इज हैविंग इनसाइड मी, जो मुझे कंफ्यूज कर रहा है। तो जब मैं उस डिप्रेशन से बाहर आई, मेडिसिन मैंने 6 महीने की मुझे प्रिस्क्राइब थी, मैंने तो सिर्फ 2 महीने की खाई और उसके बाद अपने विल पावर से छोड़ा। लेकिन मैंने ये देखा, ये समझा कि हर कोई ना अपनी बात रख नहीं पाता। तो सफ़र एक ओपन माइक की तरह मैंने स्टार्ट किया, और उसमें हम एक स्पीकर बुलाते हैं और फिर वहाँ पे ओपन माइक की तरह रहते हैं। तो पहला जो मेरा सेशन था सफ़र में, लेट्स टॉक अबाउट डिप्रेशन। डिप्रेशन का पहला स्टेप होता है एंजाइटी। तो हम लोगों का सफ़र के थ्रू ये रहता है कि आप सोशल अवेयरनेस इतना डेवलप करो कि इंसान ना गड्ढे में जाने से पहले समझ जाए कि सामने गड्ढा है। जैसे हमने उसमें किया था, डिप्रेशन पे किया था, वुमेन सेफ्टी पे किया था, और न्यूट्रिशन पे किया था, यू नो, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी पे। एंड रंजीत सिंह जी जो है हमारे, वो उन्हें बुला के ट्रैफिक के ऊपर किया है, फ्री योगा सेशंस कराए। तो सफ़र का हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जितना ज़्यादा सोशल अवेयरनेस बढ़ाएं, नॉट ओनली इन वुमेन, जो बच्चे, बूढ़े और जवान, सब पे। इट इज़ ओपन फॉर ऑल। इसके अलावा एक इंडियन साड़ी करके नॉन चैप्टर जो आपका है, तो ये किस तरह से वर्क करता है, कहाँ कहाँ वर्क कर रहा है और कितने लोग हैं इससे जुड़े हुए, और इससे किन लोगों को कितना फ़ायदा पहुँच रहा है? साड़ी स्पीक जो है एक वर्चुअल ग्रुप है, और वो गोवा की एक है, विनी टंडन, उन्होंने स्टार्ट किया था फेसबुक में। तो फेसबुक में धीरे धीरे करके लोग ऐड होते गए हर शहर के, इवन मतलब ग्लोबली उसमें है। तो मैंने ऐसे ही देखा, और मैंने देखा कि भोपाल में एक चैप्टर है साड़ी स्पीक का, न्यूयॉर्क में है, सिडनी में, मतलब भोपाल तो हमारी नेबर सिटी हो गई, बट मैंने देखा कि उसमें न्यूयॉर्क का है, और सिडनी में है, बैंकॉक में है, जकार्ता में, यहाँ सब भी साड़ी स्पीक के छोटे इन लोग कॉफ़ी मीट करते थे। तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि इंदौर इज़ अ कल्चरल सिटी, तो यहाँ पे साड़ी स्पीक का तो है ही नहीं कुछ, यू नो, स्लोली ग्रेजुअली बाय द टाइम ऐसा होता जा रहा है कि मुझे तो साड़ी पहनना हमेशा ही बहुत पसंद है। जब मैं डाउट में रहती हूँ तो मैं साड़ी निकाल के पहन लेती हूँ, कौन दुपट्टा मैचिंग ढूंढे और कौन कुर्ता मैचिंग निकाले। तो कंफ्यूज होने से अच्छा साड़ी निकाल के पहन लो। बट
हर किसी की ये मानसिकता नहीं रहती है। आजकल कुर्ते लेगिन ने वो जगह ले ली है रूटीन में, और मैरिज में जाते हैं हम, वेडिंग्स में जाते हैं, संगीत में जाते हैं, तो लोगों ने वो फैंसी गाउन्स पहनने चालू कर दिए। तो जो इंदौर चैप्टर को स्टार्ट करने का मोटिव था वो मेन ये था कि जैसे हमारे मध्य प्रदेश में चंदेरी और माहेश्वरी जो यहाँ के मेन है, वो उसकी मतलब पहचान ही खत्म हो गई है। लोगों ने उनकी तरफ देखना ही बंद कर दिया। हमारी अहिल्या नगरी में हम रहते हैं, और जो हमारी देवी अहिल्या का बनाया हुआ है महेश्वर, और वो जो वहाँ के लूम्स हैं उनकी तो सारी की सारी पहचान खत्म हो गई है। तो इनको तवज्जो नहीं मिल पाता है, उन वीवर्स को प्रमोशन नहीं मिल पाता। तो मेन साड़ी स्पीक इंदौर चैप्टर को स्टार्ट करने का मोटिव ही यही था कि आप साड़ी पहनो। ऐसा नहीं कि आप रूटीन में किचन में काम करें तो साड़ी पहनो, बट जहाँ आपको इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, उसमें आप साड़ी पहनिए और कोशिश ये करिए कि हैंडलूम साड़ी पहने। तो हैंडलूम पहनने से क्या होगा, हमारे देश को हैंडलूम हम हैंडलूम को प्रमोट करेंगे तो हमारे जो वीवर्स हैं उनके घर में वापस से वो कमाई चालू होगी, उनके वीवर्स की इनकम बढ़ती रहे, तो उनके घर में जो चूल्हा चौका अभी जो बेचारे 2 वक्त की रोटी भी उनको नसीब नहीं हो रही है, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम वीवर्स को प्रमोट करते हुए उनकी कमाई अच्छी रहे। हमारा मेन फोकस है हथकरघा और हस्तशिल्प को प्रमोट करना, जो साड़ी स्पीक इंदौर चैप्टर कर रहा है। और अभी रिसेंटली हमने डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम के साथ में मिलकर एक फैशन वॉक किया था, जिसमें हमने मृगनैनी की ही साड़ीज पहनी थी जो चंदेरी और माहेश्वरी और बाग थी, जिसमें वहाँ पे उनका सेल बढ़े। क्योंकि हम अगर 100 फीमेल्स मिलकर उस चीज़ को प्रमोट करें तो 100 से 200, 200 से 400, 400 से 1000 लोगों में ये चीज़ें जाएंगी। तो वही हमारी कोशिश है। साड़ी स्पीक की शुरुआत आपने जब से की है तो लोगों को कितना फर्क पड़ा है इससे? क्या उनकी मेंटालिटी चेंज हुई है कि बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। मैं आपको बीच में ही टोक रही हूँ, एक्चुअली मेरे पास तो ऐसे कि 100 साल पुरानी साड़ियाँ भी हैं। तो मैं तो साड़ी फैन बचपन से रही हूँ। मैं तो बेबी साड़ी पहन के स्टूडियो में जाती थी फोटो खिंचाने, बट जो मेरी फ्रेंड्स जिनके पास एक भी साड़ी नहीं होती थी, मतलब जो हमारे ग्रुप में है, उनके पास में 100-150 साड़ी हो गई है अभी तक में, 3 साल में, 4 साल में। तो उनके हस्बैंड्स थोड़े से चिढ़ते ज़रूर हैं इन सब चीज़ों को लेके, लेकिन हमें ये खुशी होती है कि जो नेट और जरदोजी और डिज़ाइनर साड़ीज़ पहनते थे वो अब थोड़ा इस एलिगेंस के तरफ आ चुके हैं। साड़ी स्पीक में हमारी जो मेंबर्स हैं, जैसे हमारा हमेशा ये रहा है कि एक हमारा एक लोगो है साड़ी स्पीक का कि आप अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रहिए। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी फीमेल्स हैं हमारे ग्रुप में वो पॉजिटिव माइंड से रहें। और ये नॉन कमर्शियल ग्रुप है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि हमने एक जगह का नाम बता दिया और आपको वहीं से साड़ी लेनी है। आप साड़ी लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि हैंडलूम साड़ी पहने, और जहाँ आप साड़ी पहन सकते हैं वहाँ जाके आप वहाँ साड़ी ज़्यादा से ज़्यादा साड़ियों का इस्तेमाल कीजिए। ओके। आपने अब तक कई सारे इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं, कहीं में आप गई होंगी, आपने अटेंड किए होंगे, तो आपको अब तक का सबसे बेस्ट इवेंट कौन सा रहा जो आपके लिए मेमोरेबल है, जो आपने कंडक्ट किया? मेरे इवेंट्स पिंक सूटकेस के भी रहे हैं, सफ़र के भी रहे हैं, साड़ी स्पीक के भी रहे हैं, और मैं कहूँगी कि दोहराना चाहूँगी कि हर इवेंट मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। सारे इवेंट्स में मैंने दिल से मेहनत करी है और पूरा एफर्ट दिया, लेकिन हमारे लिए सबसे मेमोरेबल अगर हम कहें तो हमने जब 10 किलोमीटर की वॉक की थी साड़ी में, हम लोगों ने इंदौर मैराथन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हमें अप्रोच किया था, और हम लोग भोपाल में साड़ी वॉक करके आए थे। भोपाल का मैराथन हमने पहले साड़ी वॉक किया था 5 किलोमीटर। फिर हम लोगों ने थोड़ा इस चीज़ को ये कोशिश की कि हम ये बताएं कि साड़ी इतना डिफ़िकल्ट अटायर नहीं है, आप कर सकते हो उसमें काम। और उस ग्रुप में हमारे 30 से 35 महिलाओं ने एक ही कलर कॉम्बिनेशन की, रेड एंड वाइट। और रेड एंड वाइट लेने का रीज़न भी ये था कि रेड सिग्निफाइज पावर, और वाइट इसलिए क्योंकि इंदौर को स्वच्छ क्लीनेस्ट सिटी का मिला हुआ है। तब तक तीसरी बार नहीं मिला था, और तीसरी बार तो 2019 में मिला है, तब तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ था उस चीज़ का। बट हमारा यही था कि जब इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का मिला है तो हम वो वाइट उस हिसाब से सिग्निफाई करें। तो जब हम 30 से 35 महिलाएं 10 किलोमीटर की वॉक कर रहे थे, और जो लोग हमें देख के मोटिवेट हो रहे थे और आके बोल रहे थे कि मैडम नेक्स्ट टाइम से हम भी आपके साथ में साड़ी स्पीक में जोड़ेंगे और ऐसे ही मैराथन करेंगे, तो वो हमारे लिए बड़ा ही चेरिशेबल मूवमेंट था और प्राउड मूवमेंट था कि लोग साड़ी को मजाक उड़ाने के बजाय लोग हमें चीयर कर रहे थे और अपलॉड करते हुए आगे बढ़ा रहे थे, हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे थे। तो हमारे ग्रुप में ऐसा था कि हेल्दी फीमेल्स भी हैं जिनके लिए 10 किलोमीटर बहुत बड़ी बात होती है, और साड़ी में 10 किलोमीटर्स तो और भी बड़ी बात होती, पर हमें वो एहसास ही नहीं हुआ। तो जब वो हमने अचीव किया तो हमें ऐसा लगा हम माउंट एवरेस्ट चढ़ के आ गए। ओके।
कोविड का वक्त ऐसा रहा कि सब लोग बहुत अपने घर में बंद हो गए थे, तो इस वक्त में पर्सनली और आपके जितने सारे कंसेप्ट हैं इनके थ्रू क्या आपने लोगों के लिए कोई वर्क किया है? एक्चुअली थोड़ा हिडन रहा ये हमारा, हमने कभी इस चीज़ को ना प्रोपगेट नहीं कर पाए, हम हमने करना भी नहीं चाहा। एक्चुअली थोड़ा मैं ज़्यादा इसको डिफाइन करके बताऊं तो जब पलायन करते हुए लोग जा रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे, बॉम्बे से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, वॉक करते हुए आ रहे थे, तो इनको जूते चप्पल खाना ये तो सबने दिया जी। हमारे ग्रुप का ये रहा कि जो मैंने अपने कुछ क्लोज फ्रेंड से बात करके किया, हमारा ग्रुप तो नहीं था पूरा इसमें क्योंकि कुछ लोग बाहर भी थे, बाहर अटक गए थे, तो हमारी कोशिश रही कि हम जो फीमेल्स पैदल पैदल आ रही हैं हम उनको सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करें, क्योंकि उनको सब कुछ मिल जा रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उनको फ्रूट्स मिल रहे हैं भगवान की कृपा से। जैसे ही मध्य प्रदेश के बॉर्डर में वो लोग आ रहे थे उनको सब कुछ मिल रहा था, उनको वो चीज़ महाराष्ट्र बॉर्डर से नहीं मिली जो एमपी में आते आते मिली है, और एमपी ने तो पूरे एंटायर एमपी ने ही उनका बहुत सपोर्ट किया, इंदौर ने तो खैर सबसे ज़्यादा किया। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम उनको सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करें, और हमने वो किया, और इस चीज़ को ज़्यादा हमने प्रमोट करने की कोशिश की, जितने लोगों तक कान में जाए वो बात ठीक है, लेकिन प्रोपोगेट नहीं किया। ओके। कोविड का वक्त ऐसा रहा कि सबने अप्स एंड डाउन्स फेस किए इस वक्त में, तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? कुछ चैलेंजेस सामने आए आपके? चैलेंजेस तो ये सामने आया कि घर का पूरा काम करना पड़ा। मैंने फुल टाइम मेड रखी थी, जिसको मैंने जोश में आके जनवरी में हटा दिया काम से कि नहीं मुझे तो काम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, और 24 आवर्स वाली मेड हटा दी। सडनली लॉकडाउन लगा तो ऐसा लगा गाज गिर गई सर पे कि इतने पूरे घर का झाड़ू पोछा सब कुछ करना। बट फॉर्चुनेटली हमेशा फैमिली का, जैसे मैं कहती हूँ कि जो फीमेल, कोई भी फीमेल अगर काम करती है तो उसको फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो बेटी को तब तक रोटी बनाना सिखा दिया था, हस्बैंड ने गार्डनिंग संभाल ली, मैंने भी किया जी। तो हमने काम बाइफरकेट कर लिया, एक 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 हमने डिवाइड कर लिया। जैसे मेरा बेटा है वो बर्तन जमा रहा है, बेटी रोटी बना रही है, मैं किचन संभाल रही हूँ, तो हमने सब काम डिवाइड कर लिया। नो डाउट आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो, तो जैसे हर कोई इंसान ना कहीं पीस ढूंढता है, तो मैं भी जब डिप्रेशन में थी तो मैंने एक्सेस बार कॉन्शियसनेस करके एक कोर्स है वो किया था, जिसमें हम हीलिंग्स देते हैं, जैसे रेकी होता है वैसे एक्सेस कॉन्शियसनेस का भी होता है। तो फॉर्चुनेटली उस समय में पूजा पाठ इन सब चीज़ों, ये कहेंगे कि बीइंग स्पिरिचुअल गिव्स यू पीस, तो जितना आप पावर एंड पॉजिटिविटी में आप फोकस करते हो उतना ही आप स्ट्रांग होते जाते हो जी। तो वो चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प की कि परेशान नहीं हुई, पेशेंस लेवल डेवलप हो गया। और सबसे बड़ी बात ये थी, जो खुशी की बात थी कोविड के चक्कर में, वो आप अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड कर सके जो आप इतने सालों से नहीं कर पाए थे। तो वो उस पॉजिटिव माइंडसेट से वो टाइम निकल गया, और कब निकला पता भी नहीं चला। आपके पूरे इतने सालों के करियर में आपने इतने सारे कंसेप्ट पर काम किया, तो फैमिली का और आपके हस्बैंड का सपोर्ट कैसा रहा? बच्चे भी हैं, तो बच्चे किस तरह से सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में? हाँ, थोड़ा शुरू में लगता था कि घर छोड़ के जा रही हूँ, और कभी घर छोड़ा नहीं था। शादी के बाद तो मैंने काम करना बंद कर दिया था, फिर सडनली 2015-16 से बाहर निकलना शुरू हुआ, तो और ट्रिप के कारण तो 7 डेज बाहर रहना होता है। पर जैसे मेरे इन लॉज भी यहीं पर हैं, तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा कि मुझे बच्चों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आजकल तो खैर सर्वेंट्स तो सबके घर में होते हैं, मेड होते हैं, पर सबसे बड़ा सपोर्ट रहता है आपका किसी का कुछ नहीं कहना। जब आपके घर में कोई इंसान टोक रोक नहीं करता है तो वो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। ये नहीं कि पीछे से कोई मोटिवेशनल कोट्स गा रहा हो और कर हर मैदान फतेह, ये भी एक मोटिवेशन नहीं होता है। मोटिवेशन एक्चुअली जो घर से सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है वो म्यूटेंट होता है, जिसमें घर में कोई कुछ बोल नहीं रहा हो। अगर घर में कोई कुछ नहीं बोल रहा ना, वो आप आराम से ईज में काम कर सकते हो। मेरे घर में फॉर्चुनेटली ना मेरे बच्चों ने क्रिप किया कभी, ना मेरे हस्बैंड ने कभी बोला, क्योंकि इन सबको भरोसा था कि ये जो कर रही है सही कर रही है और कुछ ना कुछ अचीव करेगी। ओके। आप एक सक्सेसफुल महिला है, तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वुमेन एम्पावरमेंट का तो मैं यही कहूँगी कि मेरा तो ग्रुप भी पूरा महिलाओं से भरा हुआ है, तो हम तो ऑटोमेटिकली वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रहे हैं। पिंक सूटकेस की जैसे टैगलाइन है शुरू से कि पिंक सूटकेस फॉर वुमेन बाय अ वुमन, तो उसका यही था टैगलाइन कि एक ट्रैवलिंग ग्रुप है वुमेन के लिए, एक वुमेन के द्वारा। पर वो हमारा हर तरीके से, मतलब हमारा जो ग्रुप है सिर्फ मैं ही नहीं, वुमेन सपोर्टिंग वुमेन का रहा है। जैसे हमारा साड़ी स्पीक का जो ग्रुप है, तो हम ग्रुप में जितनी भी प्रोफेशनल्स हैं वो एक दूसरे को प्रमोट करती हैं।
हमने उसमें कुछ दिन फिक्स करके रखे हैं, तो आप इस दिन अपना प्रोफेशन शेयर कर सकते हो और फिर उसमें जिसको जो भी हेल्प मिल सके वो उसमें कांटेक्ट कर लेते हैं। और कोशिश यही रहती है कि एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे को प्रेज करें। तो वुमेन एम्पावरमेंट में तो ग्रुप ही वुमेन का है, और मैंने भी जो आज तक अपनी लाइफ में अचीव किया उसमें किसी ना किसी महिला का हर कॉन्सेप्ट में हाथ है। जैसे अब मेरी मम्मी, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस तो मेरी मम्मी ही है, सबसे ज़्यादा मैं उन्हीं से इन्फ्लुएंस्ड हूँ कि उन्होंने मुझे कभी रोका टोका नहीं। और मैं एक मान की बच्ची रही हूँ अपने घर में। तो उस ज़माने में, मैं 1981 का बर्थ है, तो मेरी दादी ने मान रखी थी कि इस घर में लड़की हो। तो जब लड़की हो, जब मेरी पैदाइश ही ऐसे माहौल में हुई है, तो ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में भी ऐसे होता गया कि मेरी हर चीज़ में, हर अचीवमेंट में, चाहे वो पिंक सूटकेस का हो कॉन्सेप्ट, चाहे सफ़र का कॉन्सेप्ट हो, चाहे साड़ी स्पीक भी एक महिला के थ्रू स्टार्ट किया हुआ है, तो उसी से मैं इन्फ्लुएंस हुई। तो हर मेरे कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं किसी महिला का योगदान बहुत मेजर रहा है। उसमें 3-4 ऐसी हैं जिसमें वंदना दुबे का नाम लेना चाहूँगी मैं, सुरभि भदौरिया और भावना पुजारा। ये कुछ लोग ऐसे मेरी लाइफ के रहे हैं जिन्होंने मेरा साथ एवरी थिक एंड थिन में दिया, क्योंकि कोई भी इवेंट अकेले नहीं होता। मैनेजमेंट और पीआर में 99% अपने हिसाब से कर सकती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है श्वेता, तो वो उसकी जो पॉजिटिव बातें मैं सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ ये सब चीज़ें। पिंक सूटकेस तो मैंने सोचा था, गोवा में रह के मैंने सोचा था कि एक वुमेन ट्रैवलिंग स्टार्ट करूंगी, लेकिन वापस आने के बाद में मेरी 2 सहेलियां मेरे पीछे पड़ गई कि अब हमको लेके चलो, हमको लेके चलो। तो वो भी महिलाएं हैं, तो उन लोगों ने जब मुझे एम्पावर किया है तो ऑटोमेटिकली मतलब मेरी तो लाइफ की शुरुआत ही वुमेन एम्पावरमेंट से हुई है। जी, हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि महिलाओं को कुछ भी करने से रोका जाता है। बहुत सी जगह आज भी है कि तुम जॉब करके क्या करोगी, ये चीज़ क्या करोगी करके ज़रूरी नहीं है, शादी करना है, बच्चे देखना है, हस्बैंड देखना है, ऐसी चीज़ें आज भी देखी जाती है कहीं ना कहीं। तो आपको तो फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, लेकिन जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं दूसरी महिलाओं के साथ, उन्हें आप क्या कहेंगी कि वो ये चीज़ें ना करें, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रही हैं और कर सकती हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके है रादर, तो उसके जब हम साथ में पढ़ते थे तो उसके पापा हमेशा उसको कहते थे कि किताबों से ज़्यादा बर्तनों से प्यार करना है। तो ये बात मुझे बहुत चुभती थी कि उसके भाई को क्यों नहीं। तो मेरा यही संदेश रहेगा कि मेरा भाई मुझसे 1 साल बड़ा रहा, लेकिन खाना बनाना पहले उसको सिखाया गया, फिर बाद में मेरी बारी आई, क्योंकि 1 साल बड़ा था तो उसकी सारी ड्यूटीज़ पहले होती थी, बाद में मेरी होती थी। तो जैसा मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के घर में वैसा माहौल हो, पर हमारी कोशिश यही रहती है कि इतना अच्छा हम ग्रुप, इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनाए ना, कि ताकि लोग हमारे ग्रुप से मोटिवेट हो जाए। तो अभी भी ऐसा हो रहा है, ये कहने की बातें हैं कि हाँ, लोगों के घर में अब बहुत सारी मानसिकता चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है। अब लोगों के घरों में ऐसा होने लग गया, पहले होता था लोग क्या कहेंगे जी। आप हाउसवाइफ हो, होममेकर हो, प्रोफेशनल हो, लेकिन तब भी यही होता था कि आपको किचन तो संभालना आना चाहिए। पर मेरी ये कोशिश है कि जैसे हमारे ग्रुप में हम इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट लेकर आते हैं और फिर हर बार कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साड़ी में मैराथन करना भी अपने में लग रहा था कि कहीं खिल्ली ना उड़ा ले लोग, लेकिन जब हम लोगों ने वो चीज़ को किया तो लोगों ने जो मैराथन करने आए थे, रनिंग करने आए थे, उन्होंने अपने घर में जाके हमारे ग्रुप से जुड़वाया। तो जितना हम आगे बढ़ के सोशली इस चीज़ को करते जाएंगे, वैसे वैसे लोग हमसे मोटिवेट होके अपनी मानसिकता ठीक करते जा रहे हैं। तो हम लोग का तो ये कह रहे हैं कि आप ऑटोमेटिकली होते जा रहा है, पर ये कि हाँ, सिर्फ लड़की ही नहीं, लड़के को भी सारा काम आना चाहिए। जो मैंने अपने घर में देखा है, आज लड़के हॉस्टल में रहते तो उनके भी काम आती हैं, खाना बनाना और सब कुछ करना। जैसे मेरे हस्बैंड भी किचन संभाल लेते हैं हमारे घर में। तो आप जिन कंसेप्ट पे काम कर रही हैं, पिंक सूटकेस है और सारी स्पीक जो चैप्टर, ये पूरी तरीके से महिलाओं से जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि अब मानसिकता चेंज हो गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सोसाइटी का जो प्रेशर होता है कि लोग क्या कहेंगे, वो वाली चीज़ आ जाती है। तो जब आपने इन कंसेप्ट पर वर्क किया तो क्या अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने पड़े? क्या कहीं से ऐसा डिमोटिवेशन आया, लोगों ने दिया कि नहीं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ? बहुत डिमोटिवेशन आया, बहुत डीमोरलाइजेशन हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। सबसे ज़्यादा तो ये रहा कि ये क्या, ये ट्रैवल का क्या है, ओनली वुमेन ट्रैवल। तब मेरा पहला कॉन्सेप्ट था, जब मैंने 4-5 साल पहले स्टार्ट किया था, तो था ही नहीं इंदौर में ये सब चीज़ें। आई मीन लाइक ऐसा था ही नहीं कि फीमेल्स निकल रही हैं, यहाँ से मऊ भी ड्राइव पे नहीं जा रही है, ऐसा वाला था। तो वो तो बहुत कुछ मैंने सुना, बट वही है कि आप अपने कान बंद कर लो और आगे बढ़ते जाओ।
तो अपने आप से कहीं ना कहीं आप एक एग्जाम्पल सेट करते हो। जिन लोगों ने उस समय कमेंट्स किए, डिमोरलाइज किया, आज वही मेरा एग्जाम्पल सेट करते हैं। आज उन्हीं फैमिलीज की फीमेल्स मेरे साथ में हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके लिए ये होता है कि आप अपनी एक डिग्निटी मेंटेन करके चलो। जी। एक महिला के लिए होती है कि आप क्वालिटी पे ध्यान दो। नॉट ओनली महिला, मतलब पुरुष के लिए भी ये होता है कि सर्कल बड़ा करने के चक्कर में आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। तो मेरी वही कोशिश रही कि क्वालिटी से नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया। सुनती तो बहुत थी मैं, बट वही है कि ढीठ बन के बस बढ़ते गए। और साड़ी स्पीक के लिए तो ये था कि साड़ी स्पीक के लिए कभी किसी ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि इंडियन कल्चर से जुड़े रहें। तो हमारा ये था कि इंडियन कल्चर से जुड़े रहना ये मतलब पल्लू रख के नहीं होता। आपकी आंखों में शर्म होनी चाहिए, और आपने साड़ी जो पहनी है आपको उसको कैरी करने का ग्रेस आना चाहिए। जी। तो पिंक सूट केस को पहले तो लोग बोलते थे, पर अब कोई नहीं बोलता है, क्योंकि धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ते गए, लाइफ में यही सीखा है कि बस आगे बढ़ते जाओ और सुनो मत। जी। थोड़ा सा पर्सनली क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? जैसे आप साड़ी को इतना प्रमोट कर रही हैं, तो आपकी फेवरेट जो साड़ी होती है, कई तरह की साड़ी होती है, महेश्वरी, बनारसी, तो आपका मोस्ट फेवरेट साड़ी कौन सा है? हॉबीज़ क्या है और वो क्या चीज़ें हैं जो आपको खुशी देती हैं? मुझे खुशी तो सबसे ज़्यादा दूसरों को खुश करना देता जी। है। जब मैं देखती हूँ कि मेरी बातों से कोई कन्विंस हुआ है और उसको एक मोटिवेशन मिला है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कि जबकि कोई आके मेरे पास रोते हुए आया और उसने हंसते हुए गया, तो ये तो सबसे अच्छा मोटिवेशन लगता है मुझे। और साड़ी तो मुझे सारी ही पसंद है, बनारसी भी पसंद है, कांजीवरम भी पसंद है। मेरे पापा को पता है कि मुझे फूली फूली साड़ियाँ नहीं पसंद है, तो पापा हमेशा मेरे लिए वो पोचमपल्ली लाते थे। वो बहुत एक्सपेंसिव होती है साउथ की। पर अगर मध्य प्रदेश में देखें तो चंदेरी मुझे बहुत पसंद है। चंदेरी का मैंने बचपन से किस्सा सुना था कि उसको फोल्ड में रखो तो फोल्ड में कटती हैं। तो मुझे ना अपनी साड़ियों की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा। मतलब बॉडी में बोन्स होते हैं 216, मेरे पास तो 415 साड़ियाँ हैं। तो साड़ी का तो ऐसा क्या कहूँ कि हर चीज़ खुशी देती। मैं आपको एक चीज़ का नहीं कह सकती। हॉबीज़ में गार्डनिंग पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, ट्रैवलिंग करना पसंद है, लेकिन मेरा मेन फोकस रहता है हर चीज़ में खुश रहूँ। मुझे खुश रहना पसंद है, मुझे लोगों को खुश करना पसंद है। यही मेरी हॉबी है, आप ये समझ लो। और लोगों से अच्छी बातें कहना पसंद है, लोगों से अच्छी बातें सुनना पसंद है। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर एक चीज़ को मैं अपनी हॉबी नहीं कह सकती। लोगों को रहता है ना कि अच्छे से तैयार हो जाओ, वो एक अच्छा रहता है। मुझे बस खुश रहना पसंद है। जी। आप एक सक्सेसफुल महिला होने के साथ साथ जितने कंसेप्ट पर आप काम कर रही हैं, सारे वुमेन एम्पावरमेंट से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो महिलाओं को आप क्या कहेंगी कि वो किस तरह से खुद को मजबूत बना सकती हैं? महिलाओं को खुद को मजबूत बनाने का एक ही तरीका हो सकता है कि आप सिर्फ अपने काम करते जाओ, आप में जो टैलेंट है उसको पहचानो। अभी मैं कुछ दिन पहले जैसे इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल में गई थी, तो पीयूष मिश्रा जी से मिलना हुआ। जी। वो इंसान बहुत बड़े मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है। उनका सबसे बड़ा फ्लॉ जो है उनके बात करने का तरीका। उन्होंने अपने बात करने के तरीके को ही अपना सबसे बड़ा एडवांटेज बना लिया, उनका यूएसपी हो गया। जो वो हकला के बोलते हैं, स्टैमर करते हैं, वो उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ा यूएसपी है उनका। तो मेरा महिलाओं से यही कहना होता है कि आपको क्या लगता है आप में क्या कमी है? मुझे लगता था मेरे में कुछ चीज़ें कमियां हैं कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन आज ज़्यादा बोलना ही मेरी सबसे बड़ी एडवांटेज हो गई है। कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जो बोलती हैं कि हम बहुत मोटे हैं, कुछ बोलते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। हम कर नहीं सकते हैं ये वाला थॉट लाना ही नहीं चाहिए। आप पहले अपनी वीकनेस को ढूंढो, और उस वीकनेस को आपको कैसे अपनी स्ट्रेंथ बनानी है उस पर फोकस करो। और हर इंसान की जो वीकनेस होती है वो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आप हमारे यूथ को किस तरह मोटिवेट करेंगी कि वो खुद को एक सक्सेसफुल पर्सन कैसे बना सकते हैं? खुद को सक्सेसफुल पर्सन नहीं, आप अपने काम में ध्यान देते जाओ, आप अपनी प्रोग्रेस करते जाओ, आप जो भी काम कर रहे हो पूरी लगन से करते जाओ। क्योंकि आजकल क्या होता है, लोग कंसिस्टेंट नहीं होते। एक काम शुरू किया, 5 दिन उसमें मेहनत करी, 5 महीने मेहनत करी, अरे नहीं हो पा रहा छोड़ो, अरे नहीं हो पा रहा छोड़ो। इवन पैंडेमिक ने हमें सबसे बड़ा लेसन ये दिया है कि आपको खुद को निखारना बहुत ज़रूरी होता है, और एक चीज़ में कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है। वो हम बचपन में वो हमने कहानी पढ़ी थी ना, चींटी दीवार में चढ़ने की कोशिश करती, बार बार फिर गिरती जाती। आजकल की यूथ कैसी हो गई, उनमें पेशेंस नहीं है। जी। हम में भी नहीं था ऐसे, सच उस एज में तो किसी में भी नहीं होता। लेकिन जब आप वो पहाड़ चढ़ने की और दीवार चढ़ने की बार बार कोशिश करोगे, निरंतर प्रयास करते रहोगे, तो आप कभी ना कभी वो हिल टॉप पे आप पहुंचोगे। ये उसमें हमें बचपन की कहानी में बताया गया था।
तो ये जितनी भी हमने बचपन में पढ़ी है पंचतंत्र की कहानियाँ और ये सब ऐसे ही नहीं बनी हुई है। जैसे कछुए वाली कहानी थी, तो कभी भी तुरंत एकदम स्पीड से जाके आप अचीवर्स पॉइंट पे जाके आप वो वहाँ पहुँचने का वो मत रखो। आप धीरे धीरे बढ़ो, कोशिश करते जाओ, मेहनत करते जाओ और मेहनत करो। लक तो होता ही है 1%, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहो। आप ये सोच रहे हो कि आप 2 बार फेल हो गए तो तीसरी बार भी फेल हो गए, नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप चौथी बार भी फेल हो सकते हो, लेकिन 5वीं बार आप सक्सेसफुल हो गए। जो चीज़ आपने पूरे नॉलेज, थॉरो नॉलेज से और कंसिस्टेंसी से किया है या करोगे, उसमें आप कभी भी फेल नहीं होगे। तो आज हमने मिसेस अर्पिता जोशी से कई सारी बातें जानी, उनके जितने कंसेप्ट है, पिंक सूट, सफ़र और सारी चैप्टर जो है उनका इंडियन साड़ी से रिलेटेड, उसके बारे में भी मैम से जाना। और साथ ही मैम ने जो मोटिवेशनल बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए काम आ सकती हैं। महिलाओं के लिए मैम का कहना है कि खुद को ये मत सोचिए कि मुझ में कमी है तो मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अपनी कमियों को ढूंढिए, उन पर काम करिए और खुद को पावरफुल बनाइए। साथ ही युवाओं के लिए भी मैम ने मैसेज दिया है कि फोकस्ड रहिए, तो ये आपके लिए ज़रूर काम आएगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.